आदाब नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्राइम फ्रेम के एपिसोड नंबर 5 में। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सबके सामने एक वीडियो पेश करना चाहता हूँ। इस वीडियो में आप जिस शख्स को देख रहे हैं वो सर से पैर तक काले नकाब में ढका हुआ है। इस आदमी की असलियत को छुपाने की ऐसी कोशिश की गई है कि आप इसकी आंखें भी नहीं देख सकते। सिवाय इस आदमी की हथेली के जिस्म का कोई भी हिस्सा नजर नहीं आ रहा है। ये जो जगह है ये एक कोर्ट है, अदालत है, जहां पुलिस वाले और वकील इस आदमी को लेकर पेश हुए थे। देखने में ये आपको लग रहा होगा कि ये एक मुजरिम है जिसे अदालत में पेश किया गया है, पर ऐसा नहीं है। इस आदमी की सच्चाई आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें नई क्राइम स्टोरीज के लिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। इस कहानी को अंत तक देखें, शायद आपने ऐसी वारदात पहले कभी नहीं सुनी होगी। जिस आदमी को आपने अभी वीडियो में देखा, इस आदमी को इतनी कड़ी सुरक्षा में इसलिए ले जाया जा रहा है क्योंकि इस आदमी ने खुलासा ही ऐसा किया है कि जिससे इसकी और इसके परिवार की जान को खतरा है। इस आदमी ने ऐसा पुलिस रिपोर्ट में भी कहा और इस मामले से जुड़े तमाम सबूत, दस्तावेज एक सुप्रीम कोर्ट वकील को भी दिए हैं ताकि कल को अगर इसे मार भी दिया जाए तो इस केस की इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं होनी चाहिए। अगर ये मर भी गया तो अपराधियों को सजा मिलनी ही चाहिए। जाहिर है कि इस आदमी की पहचान को जब इतना छुपाया जा रहा है तो हम भी आपको इसकी पहचान नहीं बता सकते। ये जो शख्स है जिसने कर्नाटक के बहुत ही मशहूर धर्मशाला मंदिर में सन 1995 से 2014 तक सफाई कर्मचारी का काम किया और इसने जो अपने कार्यकाल को लेकर खुलासे किए वो आपको दहला देंगे। इस आदमी का कहना था कि इसने अपने 19 साल के कार्यकाल में सैकड़ों लाशें दफनाई और जलाई थी, जिसमें ज्यादातर लड़कियां और औरतें थी। इस आदमी का कहना था कि धर्मशाला मंदिर में अक्सर लोगों के गायब होने की शिकायतें आती थी और जो भी इसके खिलाफ आवाज उठाता था वो या तो रहस्यमय ढंग से गायब हो जाता था या उसकी मौत हो जाती थी। और इस मामले के पीछे जिन लोगों का हाथ है वो बहुत ही पावरफुल लोग हैं। ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें पुजारी तो हिंदू हैं पर मंदिर का संचालन जैन धर्म करता है और इस मंदिर का जो ट्रस्ट है उसके पावरफुल लोगों पर अक्सर लोगों की उंगलियां उठी हैं। कुछ महीने पहले धर्मशाला मंदिर के आसपास ही एक लड़की के गायब होने की घटना सामने आई थी, पर इस बात का खुलासा उस आदमी ने किया जिसे आपने वीडियो की शुरुआत में देखा है। उसने इस बात का खुलासा किया कि उसने 19 साल के कार्यकाल में ना जाने कितनी लाशों को दफनाया, कितनी लाशों को जलाया और कितनी लाशों को ठिकाने लगाया है। उसने कहा कि मैं उस जगह को जानता हूँ जहाँ सैकड़ों लाशें दफन हैं, पर मेरे और मेरे परिवार को पुलिस सुरक्षा चाहिए क्योंकि हमारी जान को खतरा है। और जब मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा की गारंटी मिले और सही पुलिस वाले हों तब मैं इस बात का खुलासा करूंगा। और तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई और 11 जुलाई 2025 को इस आदमी को कोर्ट में पेश किया गया। अब ये फैसला कोर्ट पर डिपेंड करता है कि इस आदमी की बात को मानकर इन्वेस्टिगेशन की जाए या नहीं। इस आदमी ने पहले उस जगह जाकर उन 2 लाशों को खोद कर निकाला, उसकी फोटो ली, वीडियो ली और तब जाकर वह कोर्ट में पेश हुआ। और इस आदमी ने एक कंप्लेंट लेटर मैंगलुरु कर्नाटका के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को दिया। ये आदमी कहता है कि मेरी जान को खतरा है क्योंकि मैंने बहुत सी लाशों को दफनाया है, जलाया है और ठिकाने लगाया है। मेरे पास एविडेंस है, सबूत हैं बहुत सारे कत्ल के जो धर्मशाला मंदिर के आसपास के गाँव में हुए थे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरी मौजूदगी में उन जगहों पर खुदाई की जाए तो वहाँ पर आपको लाशें मिलेंगी। वो आदमी कहता है कि विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उसके और उसके परिवार को पुलिस सुरक्षा दी जाए। वो आदमी कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे अब इस सच्चाई को सामने लाना ही होगा। मैंने 11 साल पहले धर्मशाला मंदिर छोड़ दिया और चुपके से अपने परिवार के साथ वहाँ से भागकर पड़ोसी राज्य में रहने लगा। मैंने अपनी और अपने परिवार की पहचान तक छुपा ली ताकि मुझे कोई पहचान ना पाए कि मैं यहाँ रह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अगर नहीं भागूंगा तो मुझे और मेरे परिवार को मारकर दफना दिया जाएगा। क्योंकि वो लोग इतने पावरफुल हैं कि अगर उन्हें पता चल गया तो वो लोग मुझे और मेरे परिवार को ढूंढ निकालेंगे और हमें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उसने लिखा कि सन 1995 से सन 2014 तक उसने 19 सालों तक धर्मशाला मंदिर में सफाई कर्मचारी का काम किया। उसने बताया कि उसका काम था नेत्रावती रिवर और उसके आसपास के इलाकों की साफ सफाई करना। और इसी काम के दौरान मैंने बहुत सी दिल दहला देने वाली चीजें देखी। उस दौरान मैंने नदी के पास बहुत सी लाशें देखी। पहले मुझे लगा कि या तो ये सुसाइड के केस होंगे या तो कोई डूब गया होगा। और इन लाशों में ज्यादातर महिलाओं और लड़कियों की लाशें हुआ करती थी।
मैंने कई ऐसी महिलाओं की लाशें देखी जिनके बदन पर कपड़े नहीं थे। उनमें से कई स्कूल की लड़कियों की डेड बॉडी थी जो स्कूल ड्रेस में थी। कई लड़कियों के तो प्राइवेट पार्ट तक नहीं थे। तब मुझे समझ में आया कि इनके साथ जोर जबरदस्ती की गई थी। ये सब देखते देखते मुझे 3 साल बीत गए और तब जाकर मैंने 1998 में अपने सुपरवाइजर को ये बात बताई और कहा कि ये जो इस तरह की लाशें आ रही हैं इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ऐसे जो हम लाशों को दफना रहे हैं, जला रहे हैं, ये गैर कानूनी है। हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। और जैसे ही मैंने ये बात सुपरवाइजर को कही, उसने कहा कि अपना काम करो और ऐसा सोचना भी मत। उसके बाद मुझे बुरी तरह से मारा पीटा गया और कहा कि अगर इस बारे में किसी को भी कुछ कहा या कुछ भी कदम उठाने की कोशिश की तो तुझे और तेरे परिवार को भी मारकर वैसे ही दफना दिया जाएगा। और उसके बाद कई बार मैंने इस बात से इनकार किया कि मैं इन लाशों को ठिकाने नहीं लगाऊंगा। उसके बाद भी मुझे कई बार मारा पीटा गया। तब मैंने मजबूरी में आकर कहा कि ठीक है, मैं इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। उन्होंने कहा कि तुम और तुम्हारा परिवार यहाँ रहता है और अगर भूल से भी तुमने पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो तुम जानते हो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। ये सारी धमकियां सुनने के बाद मैं डर गया और खामोशी से अपना काम करने लगा। लाशें आती रही और मैं उन्हें ठिकाने लगाता रहा। मैंने अपने कार्यकाल के दौरान यानी 19 सालों में सैकड़ों से ज्यादा लाशों को ठिकाने लगाया। कई बार मुझे इंस्ट्रक्शन मिलता, इन लाशों को दफनाना नहीं है, इन्हें जलाना है, और मुझे डीजल दिया जाता और मैं डीजल डालकर उस लाश को जलाता था। इंस्ट्रक्शन में यह भी कहा जाता कि जब तुम लाश को जलाओ तो उसमें एक भी सबूत बचना नहीं चाहिए। और इस तरीके से मैंने सैकड़ों लाशों को ठिकाने लगाया। 2014 तक मेरी मानसिक स्थिति खराब होने लगी थी। मुझे लगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, 19 सालों से लाशों को ठिकाने लगा रहा हूँ। ये बात सन 2014 की है, जब मुझे मेरे ही जान पहचान की एक लड़की की लाश को ठिकाने लगाना पड़ा था, जिसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। उस वाक्य के बाद मैं घबरा गया। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। फिर दिसंबर 2014 की एक रात मैंने अपने परिवार के साथ वहां से भागने का फैसला किया और मैं अपने पूरे परिवार को लेकर वहां से निकल गया, क्योंकि उन लोगों को पता था कि इसकी परिवार की लड़की के साथ ऐसा हुआ है तो कहीं ये मुंह ना खोल दे, जिससे मेरे और मेरे परिवार की जान को खतरा था। और इससे पहले कि वो लोग हमें मार डालें, मैं अपने परिवार को लेकर धर्मशाला से निकल गया। उसके बाद मैं पड़ोसी राज्य में गया, पहचान बदलकर, नाम बदलकर चुपचाप अपने परिवार के साथ वहां रहने लगा। मुझे ये पता था कि ये लोग मुझे कभी भी मार सकते हैं। उसके बाद मुझे गिल्टी फील होने लगी। मुझे रातों को नींद नहीं आती थी, बेचैनी रहती थी। ये जो 19 साल का बोझ था उसे मैं कैसे हल्का करूं? तो फिर मैंने सोचा कि मैं इस बात का खुलासा करूं, पर मेरी बात पर यकीन कौन करता। फिर मैंने एक बार और अपनी जान को खतरे में डालकर धर्मशाला की उसी जगह पर गया जहां मैंने लाशों को ठिकाने लगाया था। और वहां जाने के बाद मैंने खामोशी से खुदाई की, उन लाशों को निकाला, उनके फोटोज निकाले, उनकी वीडियोस निकाली। तब मेरे पास उन लाशों की फोटोज और वीडियोस थी। तब मैंने सोचा कि मैं अब इन सबूतों के साथ कंप्लेन करूंगा। और उसके बाद उस आदमी ने ये पूरी रिपोर्ट अपने वकील के साथ मैंगलुरु के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को दी। उस रिपोर्ट में उस आदमी का कहना था, मैं अब इस जांच में पूरी मदद करने को तैयार हूँ। मैं हर वो जगह दिखाने को तैयार हूँ जहाँ उन लाशों को दफनाया गया है और पूरे धर्मशाला मंदिर में कहाँ कहाँ पर क्या क्या हुआ है। खुदाई के दौरान मैं वहाँ खुद मौजूद रहकर ये बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर कितनी लाशें हैं। और इसके लिए जरूरी है कि मुझे और मेरे परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। उसने कहा कि मैं हर उस आदमी का नाम बताऊंगा, स्टाफ का नाम बताऊंगा जो इस स्कैंडल में शामिल हैं। ये वो लोग हैं जिनसे मेरी जान को खतरा है और यही वो लोग हैं जिन्होंने ना जाने कितने मासूमों के साथ बलात्कार किया, रेप किया और उन्हें मौत के घाट उतारकर उनकी लाशों को ठिकाने लगवाया। पर मैं अभी इस कंप्लेन में इन लोगों के नाम नहीं लूंगा, क्योंकि ये बहुत पावरफुल लोग हैं, कुछ भी हो सकता है। मैं इन लोगों के नाम तभी बताऊंगा जब मुझे विटनेस पुलिस प्रोटेक्शन की पूरी गारंटी दी जाएगी। मैं ये पूरी बात होशो हवास में कर रहा हूँ, मेरे पास पूरे सबूत हैं और मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं पॉलीग्राफ टेस्ट से भी गुजरने को तैयार हूँ अगर पुलिस चाहे तो। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वहाँ जितनी लाशों को दफनाया गया है उन लाशों को निकाल कर उनके धार्मिक रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार किया जाए, ताकि उन लोगों की आत्मा को शांति मिले। उसने रिपोर्ट में ये भी कहा कि जब मैं सामने आऊंगा तो उन लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, जो 1995 से लेकर 2014 तक सफाई कर्मचारी रहा है और मेरी कभी भी हत्या की जा सकती है। इसलिए मैंने सारे सबूत और कौन कौन लोग इस अपराध में शामिल हैं सबके नाम सुप्रीम कोर्ट के वकील के.वी. धनंजय को भेज दिए हैं, ताकि अगर मैं कल को मर भी जाऊं तो अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। ये घिनौना केस बंद नहीं होना चाहिए। इस कंप्लेंट के बाद एक एफआईआर दर्ज हुई।
जिसमें कर्नाटका के होम मिनिस्टर ने कहा कि उस आदमी को पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए आना था। अब वो आया नहीं तो इसमें क्या कार्रवाई की जाए। इस मामले पर सरकार ने तो कुछ किया नहीं, तो ये आदमी सीधा अपने वकील को लेकर पहुंच गया कोर्ट में इस आदमी की गवाही दर्ज हुई और अब इसमें कोर्ट तय करेगा कि क्या कार्रवाई करना है और क्या नहीं। क्या कोर्ट इस बात की इजाजत देगा कि उन जगहों पर जाकर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। इस मामले पर सिर्फ देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं और अगर इस आदमी की बातों में थोड़ी भी सच्चाई हुई तो ये मामला रोंगटे खड़े कर देने वाला है, क्योंकि बीते कुछ सालों में देश में ऐसा कोई केस सुनाई नहीं आया जिसमें सैकड़ों लाशों को इतनी बेदर्दी से ठिकाने लगाया गया हो। ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें क्राइम फ्रेम।